हेलो फ्रेंड्स, आई एम समता अग्रवाल। आज मैं आपको आरएनए स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स फंक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। यहाँ पर इसके कंटेंट्स दिए गए कि आज हम किस किस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री से लेकर उसके टाइप्स, फंक्शंस एंड ऑल चीज़ हम डिटेल्स में आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आज हिस्ट्री में सबसे पहले कि किस किस ने किसकी खोज की थी, तो इन 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने बस सेल्स के न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनिक मटेरियल की खोज की जिसे न्यूक्लिन या न्यूक्लियो ने नाम दिया। उसके बाद 1895 में रिचर्ड ऑल्डमैन ने न्यूक्लिन की एसिडिक नेचर के कारण इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। 1931 में P.L. लेविन ने प्लांट में एनिमल सेल्स के अध्ययन के पश्चात यह बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स आर टू टाइप्स, DNA एंड RNA। 1938 में बेहरेंस ने DNA के न्यूक्लियस व RNA की साइटोप्लाज्म में उपस्थिति को प्रदर्शित किया। सबसे मेजर बात यही है कि न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है और RNA साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह किसने बताया? 1938 में बेहरेंस ने। 1959 में एस ओकोवा एवं ए कॉर्नबर्ग ने सेल के इन विट्रो RNA व DNA के सिंथेसाइज करके नोबेल प्राइज अवार्ड किया। और 1968 में आर होले, हरगोविंद सिंह खुराना एंड निरनबर्ग ने जेनेटिक कोड एंड ट्रांसफर RNA के बेस सीक्वेंस की खोज की। बाद में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यह इसकी हिस्ट्री थी। फिर हम RNA की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि RNA कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मोस्टली तो यह सोइल में, साइटोप्लाज्म में एवं न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल्स के रूप में यह एनिमल व प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीमर्स होते हैं जिसमें DNA और RNA इंक्लूड किए गए हैं। यह लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स के पहले हम न्यूक्लियोटाइड्स समझें। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स वह होते हैं जो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, तीनों ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजन बेस हमारे पास दो चीज़ें होती है, दो ग्रुप्स होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स ये दो बेस मिल में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इंक्लूड किए गए हैं RNA के अंदर। पेंटोज शुगर भी दो प्रकार की होती है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। जब राइबोज के बारे में पढ़ेंगे तब RNA की बात होती है, और जब डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में पढ़ेंगे तब DNA की बात होती है। व्हाट इज RNA? RNA क्या है? तो RNA क्या है? RNA एक राइबो शुगर कंटेन करने वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड से यह सिंगल स्ट्रैंड होता है और इसमें 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। इसके स्ट्रक्चर में आपके आगे बताते हैं कि इसकी मेन फीचर क्या है। तो यह जो रहता है यूकैरियोट्स में, यह RNA मुख्यतः एक सिंगल स्ट्रैंड होता है और यह मोनोमेरिक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ब्रांच पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होती है। इसके अलावा यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और यूकैरियोट्स में यह न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका सिंथेसाइज होता है और इसका जो साइज़ होता है वो DNA के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। यह 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स का अगर बात करते हैं कि RNA मॉलिक्यूल्स बना होता है तो उसके कंपैरिजन में DNA कंसिस्ट अप टू 4.3 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स। इतना दोनों में अंतर होता है। इसके स्ट्रक्चर ऑफ RNA की अगर हम बात करते हैं तो RNA का स्ट्रक्चर एडेनिन, गुआनिन, आपको यहाँ पे कुछ कलर से शो किया गया है। एडेनिन इज ग्रीन कलर, पिंक गुआनिन, ब्राउन यूरेसिल एंड येलो साइटोसिन। ये इसके नाइट्रोजन बेसिस है। फास्फेट ग्रुप को आप ऐसे लाइट ब्लू कलर से सिंबल कर लो और जो पूरा ब्लू कलर से फुलफिल है वो आपका है राइबोज शुगर। इनसे मिलकर RNA का स्ट्रक्चर बना होता है।
फिर स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए जिसमें फास्फेट ग्रुप, राइबो शुगर और नाइट्रोजन बेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस के यहाँ पे फॉर्मूलेज आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए फास्फेट ग्रुप होता क्या है। फास्फेट ग्रुप किसे कहते हैं? तो यह फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। इसका फास्फेट मूलक अपने दोनों राइबोस शुगर के मॉलिक्यूल से संयोजित रहता है। एक और शुगर के 5' से तथा दूसरी ओर अन्य शुगर मॉलिक्यूल के 3' से एस्टर लिंकेज द्वारा कनेक्टेड होता है। देन राइबोस शुगर आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। राइबोस के मॉलिक्यूल्स में कार्बन 2 पर हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। ये दे रखा है आपको। दोनों में कंपैरिजन भी बता रखा है डीऑक्सीराइबोस और राइबोस में, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों स्ट्रक्चर में किस जगह हाइड्रोजन। ये देखिए डीऑक्सीराइबोस में H ग्रुप है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि राइबोस शुगर में कार्बन 2, ये जो 2 नंबर आपको दे रखा है लिखा हुआ है ब्लू पेन से 2, तो उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है राइबोस शुगर में। अतः इसमें डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल की तुलना में एक ऑक्सीजन परमाणु अधिक होता है। इसके मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है C5H10O5, जिसमें 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। 1, 2, 3 और ये 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं, जो कि 1, 2, 3 एवं 5 साइट्स पर लगे होते हैं। इसके 5 C साइट्स एवं 3 C स्थल पर फास्फेट जुड़े रहते हैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ दिख रहा है। फिर है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन बेस होते हैं पिरामिडन्स और प्यूरिन्स को हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। आरएनए में 2 टाइप्स के साइटोसिन और यूरेसिल होता है। पिरामिडन्स के अंदर यह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आरएनए के स्ट्रक्चर में पाया जाता है। पिरामिडन जो लिंक्ड होता है वो राइबोस शुगर के पोजीशन 3 पर होता है। पिरामिडन्स की जब बात करते हैं तो सेम इज डीएनए, एडेनिन एंड ग्वानिन होता है। ये डबल रिंग कंपाउंड्स होते हैं और यह आरएनए स्ट्रक्चर के स्पेस में ऑक्यूपाई होते हैं। राइबोस शुगर इज लिंक्ड एट पोजीशन 9 ऑफ प्यूरिन। अब आपको यहाँ पे बता रखा है जैसे कि राइबोस शुगर इज लिंक्ड एट पोजीशन 9 ऑफ प्यूरिन। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है। पहले ही बता रखा है कि प्यूरिन्स के अंदर एडेनिन ग्वानिन आते हैं, पिरामिडिन्स के अंदर यूरेसिल और साइटोसिन आते हैं, और यह सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है। ये इनके केमिकल फार्मूला है। उसके बाद जैसे कि बताया कि सीक्वेंस ऑफ बेसिस कॉन्स्टिट्यूट्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो नाइट्रोजन बेस, यह राइबोस शुगर, जब ये दो आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स कहलाते हैं, और जब इसमें फास्फेट ग्रुप आकर मिल जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। यह पूरा स्ट्रक्चर होता है आपका न्यूक्लियोटाइड्स, और अगर इन सिर्फ 2 स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। फिर हम आगे चल के बात करते हैं कि राइबो न्यूक्लियोसाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो अगर वो सिर्फ राइबो न्यूक्लियोसाइड्स तक रहेंगे तो एडेनिन से एडिनोसाइन बनाएंगे, और अगर इसमें कोई फास्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तब वह एडिनोसिन मोनोफास्फेट ग्रुप बना लेता है, जिसे AMP से शो किया जाता है। उसी प्रकार यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन के एग्जाम्पल भी हमको यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर है टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। जैसे कि आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जिसमें जेनेटिक आरएनए किसे बोलेंगे कि जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वायरस में यह पाया जाता है, और प्लांट सेल व एनिमल सेल में यह मुख्यतः देखा जाता है। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ, पोलियो वायरस है और TMV है, एक्सेट्रा में देखा जाता है। नॉन जेनेटिक वायरस, नॉन जेनेटिक आरएनए में जिसमें DNA जेनेटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसमें एक अलग प्रकार का आरएनए पाया जाता है जो नॉन जेनेटिक आरएनए कहलाता है। नॉन जेनेटिक आरएनए स्पेसिफिकली 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए की अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा कुछ मैसेंजर आरएनए इनको समझने से अलावा कुछ अदर टाइप्स के आरएनए भी होते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए एंड हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इन सब का कुछ ना कुछ रोल इम्पॉर्टेंट प्ले होता है। मैसेंजर आरएनए
मैसेंजर आरएनए क्या होते हैं? मैसेंजर आरएनए उन्हें कहते हैं, मैसेंजर आरएनए को दूसरे भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि अस्थायी आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, टेम्पलेट आरएनए एंड ऑल। इसे 1956 में हैक्सले ने बैक्टीरिया एवं वायरस में डिस्कवर किया था। उसके बाद जैकब व मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए से साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मैसेज को प्रेषित करता है। यह सेल में आरएनए का 5 to 10% भाग बनाता है। मैसेंजर आरएनए हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक जब केवल मैसेंजर आरएनए में केवल एक ही सिस्ट्रॉन के कोडोन पाए जाते हो तो उसे मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, और जब एक से अधिक प्रकार के सिस्ट्रॉन के कोडोन पाए जाते हैं तो उसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यहाँ पर इसके कुछ भाग दिए गए हैं, जैसे कि इसमें स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉलीमर चेन होती है। तो जब 5 टर्मिनल एंड केप्ड बाय 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप उस कैप को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर शो करता है इस डायग्राम को। ये जो आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं वह शो करता है इसको, तो आपको इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो मैसेंजर आरएनए में क्या होता है कि 2 चेन से एक ट्रांसक्रिप्शन द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। इसमें एडेनिन, यूरोसिन, साइटोसिन, गुआनिसिन बेसिस पाए जाते हैं। मैसेंजर के मॉलिक्यूल्स विषमांगी होते हैं और इनमें सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार सिस्ट्रॉन और इंट्रॉन 2 चीज़ें पाई जाती है। मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम केप एंड 3 प्राइम टेल इम्पॉर्टेंट स्टेबिलिटी टू मैसेंजर आरएनए बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन और इंट्रॉन 2 कोड होते हैं इसमें। एक्सोन जिसमें सूचनाएं निहित होती है, इंट्रॉन जिसमें सूचनाएं निहित नहीं होती है। तो क्या होता है कि एक्सोन में होती है, फिर इंट्रॉन में नहीं होगी, फिर एक्सोन में होगी, फिर इंट्रॉन में नहीं होगी। तो इंट्रॉन को जब उससे हटा दिया जाता है तो वो प्रोसेस स्प्लाइसिंग कहलाती है। फिर इस पर कैपिंग की जाती है और एक पॉलीमर जब कोडोन आकर ऐड हो जाते हैं तो एक पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस इसमें कंप्लीट होती है और आगे चल के ये प्रोटीन सिंथेसाइज को कंप्लीट करते हैं। मैसेंजर आरएनए के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए को भी एडेप्टर आरएनए या फिर एस आरएनए या फिर और भी नामों से जाना जाता है। होगलैंडर ने 1957 में इसे ट्रांसफर नाम दिया। यह सेल में आरएनए की कुल मात्रा की 10 to 15% भाग होता है। मेनली साइटोप्लाज्म में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है और 60 टाइप्स के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर इसमें 5 आर्म्स होते हैं, लूप्स होते हैं, एक्सेप्टर आर्म, एंटीकोडोन आर्म, डीएचयू आर्म, टी-साइट आर्म, एक्स्ट्रा आर्म। फर्स्ट अगर हम एक्सेप्टर आर्म के बारे में पढ़ते हैं कि एक्सेप्टर आर्म क्या होती है, तो सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफर आरएनए के दोनों 5 तथा 3 एंड्स दोनों पास होते हैं और 3 सिरे पर 3 बेस सीसीए पाए जाते हैं जिसमें ये सबसे ऊपर होता है। यह बेस सीक्वेंस अमीनो एसिड के अपने से कनेक्टेड करता है। इस पर फ्री ओएच ग्रुप उपस्थित रहते हैं जो एटीपी की सहायता से अमीनो एसिड से मिलकर अमीनो एसिड्स ट्रांसफर आरएनए जटिल बनाते हैं। क्लोवर लीफ मॉडल देखिए आप, इसमें इन शॉर्ट ये बात बोल रखी है कि जैसे कि जब 5 प्राइम एंड होता है वह यहाँ से शुरू होता है और आपका 3 प्राइम एंड होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो इस तरीके से ये ऐसे कोइल्ड होता हुआ यहाँ पर आकर एंड होता है। तो जहाँ पर ये बॉन्ड्स जो रहते हैं के पास में आ जाते हैं वहाँ पर एक लूप का निर्माण हो जाता है और फिर पूरा स्ट्रक्चर दिखने पर क्लोवर लीफ के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। और ये पूरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल का, और इसकी जो ये आर्म्स हैं, ये आर्म्स 5 भागों में बटी हुई है। डीएचयू अमीनो एसिड की आर्म, एंटीकोडोन आर्म, वेराइबल आर्म और थायमिन राइबोसोमल साइट। आपको सब साइट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बी है एंटीकोडोन आर्म, तो एंटीकोडोन आर्म के बारे में भी हमने उस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया है। उसी प्रकार यहाँ पर
सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है DHU आर्म। उसका क्या काम होता है DHU का, कि वह आर्म 8 से 15 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होती है। इसे डाईहाइड्रो यूरिडिन लूप कहते हैं। DHU आर्म रिसेप्टर आर्म के 5 प्राइम सिरे से निचला हिस्सा सम्मिलित रूप से रिकॉग्नाइज साइट कहलाता है। यह रिकॉग्नाइज साइट्स अमीनो एसिड्स को एक्टिव करने वाले एंजाइम्स की पहचान करता है तथा ट्रांसफर आरएनए अणु में उपयुक्त अमीनो एसिड के संयोजन को निर्देशित करता है। इसी प्रकार हर एक प्रत्येक आर्म का अपना एक वर्क होता है। इसको एक्स्ट्रा आर्म बोलो या फिर वेरिएबल आर्म बोलो। इस वेरिएबल आर्म ये अनस्टेबल होती है, इसकी लंबाई घटती बढ़ती रहती है। इसमें 4 से 5 बेसिस पाए जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, एल शेप टर्शरी स्ट्रक्चर, जो फर्दर फोल्डिंग ऑफ द क्लोवर लीफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टी एंड डी आर्म्स, जो उसकी टी और डी आर्म्स होती है फोल्डेड क्लोवर लीफ मॉडल की, उसी ड्यूरेशन में यह हाइड्रोजन बॉन्ड्स टी एंड डी के बिटवीन यह बनता है। यह बेस पेयर डबल हेलिकल स्टेम गेट अरेंज्ड इन 2 डबल हेलिकल कॉलम्स कंटिन्यूस एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर। फिर आता है आपके पास राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए एक्चुअल में, इसको मैं शॉर्ट में एक चार्ट द्वारा आपको बताती हूँ, वो चार्ट शायद आपको भी इसमें एक्सप्लेन नहीं हो। एक्चुअल में 80 राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं, 80 राइबोसोम्स और 70 राइबोसोम्स। 80 राइबोसोम्स यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं और 70 राइबोसोम्स प्रोक्यूरियोट्स में पाए जाते हैं। जब 80S राइबोसोम्स की बात करते हैं तो बड़ी और छोटी सब यूनिट्स में मिलकर बटे होते हैं। 70S भी 2 यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं। यह यूनिट्स अलग अलग होती हैं। राइबोसोमल आरएनए की जब अपन बात करते हैं तो एक्चुअल में राइबोसोमल आरएनए में सबसे पहले क्यूरलैंड ने 1960 में राइबोसोम्स में पाए जाने वाले आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा, कि जो राइबोसोम्स में आरएनए पाए जाते हैं वो राइबोसोमल आरएनए कहलाते हैं। यह सेल में पाए जाने वाले सभी आरएनए के टाइप्स में सर्वाधिक 80% का सेल्यूलर आरएनए होता है। यह सर्वाधिक स्थायी व लंबे जीवन काल वाले होते हैं। राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर जो 60S और 40S की मैं आपको बात कर रही हूँ कि 60 और 40S टाइप्स के होते हैं। तो ये 60S और 40S जो आपको दे रखी है, ठीक है, ये क्या होती है, यह यूकेरियोट्स का स्ट्रक्चर है कि यूकेरियोट्स में यह पाया जाता है। जैसे कि यह 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ये चीज़, यह 80S राइबोसोम्स वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है 60S, दूसरा होता है 40S। जो 60S होते हैं वो वापस से 2 भाग में डिवाइड होते हैं और जो 40S होते हैं वो वापस से 2 भागों में डिवाइड होते हैं। ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा होता है। राइबोसोम के कार्य क्या रहते हैं, तो राइबोसोम का मुख्य कंपोनेंट है राइबोसोम का, यह राइबोसोम्स प्रोटीन फॉर्मेशन की साइड से यह अमीनो एसिड्स के श्रृंखलन और पॉलीपेप्टाइड के फिक्सेशन में भी सहायता करते हैं। कुछ एक स्मॉल आरएनए होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स्ड विथ प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म और इन बोथ। कुछ एक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स्ड होते हैं जो प्रोटीन टू फॉर्म प्रोटीन से, और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स जो कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और इनकी जो रेंज होती है वो 20 to 300 न्यूक्लियोटाइड्स में की होती है, रेंज की होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक सेल में इनकी 1 लाख to 10 लाख कॉपीज़ है, उससे भी बहुत अधिक कॉपीज़ पाई जाती है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल आरएनए भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो रहता है वो चेन रेगुलेशन और मैसेंजर आरएनए की प्रोसेस में सिग्निफिकेंट रखता है। उसके अलावा जो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होते हैं ये U1, U2, U4, U5 एंड U6 6 इन्वॉल्व इन इंट्रॉन रिमूवल। जब मैंने आपको बताया था कि मैसेंजर आरएनए में जब ऊपर बात हो रही है प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो जब इंट्रॉन को हटाने की बात आती है तो उसमें ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा U7 एक स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, वह 3' एंड हिस्टोन मैसेंजर आरएनए के
प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। ये इस तरीके से जैसे मैसेंजर आरएनए होता है, यहाँ से इंट्रॉन को हटाने में फिर ये पूरा एक्सोन ग्रुप आपके पास आकर बच जाता है। ये इंट्रॉन्स हट गया यहाँ से, ये एक्सोन्स पूरा रह गया जिसमें मैसेज कोड रहते हैं। इसी प्रकार से ये दूसरे माइक्रो आरएनए दे रखा है कि माइक्रो आरएनए क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि बुक्स में मोस्टली इसके बारे में आता नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए है ये चीज़। तो दिस टू क्लासेस ऑफ आरएनएस रिप्रेजेंट ए सबसेट ऑफ स्मॉल आरएनएस, बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन जीन रेगुलेशन। यह भी जीन रेगुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं। एक तीसरा होता है माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए आर टाइपिकली 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ एंड आर जनरेटेड बाय न्यूक्लियोलाइटिक प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट जीन। यहाँ पर ये सब स्मॉल आरएनए हैं जो कि किसी न किसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो 3 आरएनए आपके पास रहते हैं उसी की सिंथेसाइज और इसमें यह हेल्प करते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया गया है। फिर आता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, जिसको ऐसे आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब मैं आती हूँ शॉर्ट में फंक्शंस ऑफ डिफरेंट आरएनए। तो फंक्शंस ऑफ डिफरेंट आरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए क्या कार्य करता है? तो यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज को न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या होता है? मुख्यतः सबके कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो ट्रांसफर आरएनए का कार्य होता है कि यह ट्रांसफर आरएनए का कार्य होता है कि यह सिंथेसाइज करता है और एक्सिड्स एडेप्टर मॉलिक्यूल कैरियर्स अमीनो एसिड्स एंड ड्रॉप्स इट टू पर्टिकुलर लोकेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग कोडन और मैसेंजर आरएनए बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग एंटीकोडन। राइबोसोमल आरएनए का कार्य मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी प्रकार जो मैंने आपको बोला था स्मॉल आरएनए, तो इसके भी शॉर्ट्स में फंक्शंस बताए गए हैं। आप बस इतना पढ़ लेंगे तो बहुत इनफ है। जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होता है, बाकी के जो माइक्रो आरएनए होते हैं, ये सब के बिल्कुल शॉर्ट्स में बताए गए हैं कि ऐसे आरएनए होता है वो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। एससी आरएनए जो रहता है वो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स के रूप में हेल्प करता है। एसिनो आरएनए प्लेज रोल इन जीन साइलेसिंग में हेल्प करता है। उसके बाद जो एमआई आरएनए होता है वह जीन साइलेंसिंग और उसके अलावा ब्लॉकिंग मैसेंजर आरएनए इन प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन, इनमें ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा और भी जी आरएनए, कैटेलाइटिक आरएनए, ए आरएनए, बहुत सारे के आरएनए इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे एक आपको चार्ट दिया गया है आरएनए टाइप्स एंड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ आरएनएस और उसके प्राइमरी फंक्शंस के मेन क्या क्या वर्क रहता है। ये चार्ट आपका सबसे हेल्पफुल रहेगा बिकॉज ऑफ ये की पॉइंट से, जैसे कि मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस और रेगुलेटरी का काम करता है। जो राइबोसोमल आरएनए है वो ट्रांसलेशन का कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। ट्रांसफर आरएनए भी ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। जो हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए होते हैं वो प्रिकर्सर्स एंड इंटरमीडिएट्स होते हैं मैच्योर एंड मैसेंजर आरएनए और अदर आरएनए में। एससी आरएनए होते हैं वह सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स और ट्रांसफर आरएनए प्रोसेसिंग करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल न्यूक्लियर और स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए होते हैं वह मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, पोली एडिशन का कार्य करते हैं, कैटेलाइटिक होते हैं और यह स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबोसोमल आरएनए प्रोसेसिंग में कार्य करता है। अब अगर अपन डीएनए और आरएनए की बात करें इन सब आरएनए के फंक्शन के बाद, तो जो आरएनए रहता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, ये आपको दिख रहा है, और डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। यहाँ पर आपको जो नाइट्रोजन बेस दिख रहे हैं वो है आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पे भी 3 तो कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है नाइट्रोजन बेस में। इसमें राइबोस शुगर पाई जाती है, इसमें डी ऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। दोनों का कंपैरिजन, इसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर के अलावा कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा कि डीएनए और आरएनए में मेन डिफरेंसेस क्या होता है। आप स्ट्रक्चर को समझ सकते हो तो उसके बदले अपन उसके बेस पर भी पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको डीएनए और आरएनए में रेप्लिकेशन से लेकर टोटल सब बात दी गई है। यह है आपकी कंपैरेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ आरएनए कि अभी हमने जो बात करी थी, चूँकि अपना टॉपिक आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए,
जैसे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने एक चार्ट बना दिया है आपको अच्छे से समझाने में, लाइक समरी बोल सकते हो आप इसको, कि अगर ये प्रेजेंट कहाँ रहता है तो जो मैसेंजर आरएनए है वह साइटोप्लाज्म में रहता है, ट्रांसफर आरएनए भी साइटोप्लाज्म में रहता है, और राइबोसोम आरएनए राइबोसोम्स में रहता है। उसके अलावा इसकी लाइफ साइकिल कैसी रहती है, मैसेंजर आरएनए की शॉर्ट रहती है, ट्रांसफर और राइबोसोम की लॉन्ग रहती है। ये कितनी क्वांटिटी होती है इसकी, तो ये 5 to 10% और ये 10 to 20% और ये 80% होते हैं। उसी के अलावा न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए में 900 से 1500 होते हैं, इसमें 70 to 93 होते हैं, और इसमें 120 to 55 होते हैं। एबनॉर्मल बेसिस इसमें शॉर्ट होते हैं और इसमें लॉन्ग होते हैं। राइबोसोमल आरएनए में वापस से शॉर्ट होते हैं। इसी तरीके से ये पूरा इसका तीनों की समरी है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पर आपको दे रखा है इस चार्ट में। सिंथेसाइज ऑफ आरएनए इज यूजुअली कैटेलाइज्ड बाय एन एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। इसका सिंथेसाइज दे रखा है आपको by using DNA as a template. The process is known as transcription. There are also number of RNA dependent RNA. ये आपको सिंथेसाइज दे रखा है। आई जस्ट विश कि आपको कुछ एक चार्ट्स और टेबल्स ऐड करने से समझ में आई होगी। थैंक यू।